हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू मुबशर लुकमान चैनल। जनाब, आज बात करने वाले हैं हमसाए मुल्क की भी, वहाँ क्या सूरत हाल है और उस सूरत हाल पर इंटरनेशनल स्केल पर क्या असर हो रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और गैर सियासी हलकों में क्या सूरत हाल है, जानना ज़रूरी है। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुशरा आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, इंडिया की बात करना चाहूंगी। इंडिया में विजिट हुआ है मिस्टर प्यूटन बतौर सदर। उनकी मुलाकात हुई है मोदी साहब से, और इस मुलाकात के बाद कोई उस तरह से नतीजा सामने नहीं आया। कोई अपग्रेड इस तरह की नहीं है जिसको हम कह दें कोई कामयाबी हुई हो। कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। हम्म। SU-57 की डील की बात करें या S-400 की बात करें, ऐसा कुछ मंजर आम पर नहीं आया जो कि एक्सपेक्टेशंस चल रही थी इर्द गिर्द। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये पूरा ट्रिप जो है ना, बड़ा ड्रामेटिक इसमें टर्न्स थे। आपको मैं बताऊं कि आप पहले फुटेज आप देखें कि प्यूटन उतर रहे हैं और बड़ा उनका हैवी कैवलकेड होता है। इवन जहाज़ों का, एक जहाज़ नहीं, वो मल्टीपल जहाज़ों पे आए। और उसके बाद वो उतरे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको रिसीव किया। तो उसके बाद जो हम देखते रहे हैं, पहले मोदी के पास बुलेट प्रूफ बीएमडब्ल्यूज और मर्सिडीज और रोल्स रॉयस, ये सारी गाड़ियां उन्होंने रखी हुई हैं। तो अब वो जो जो रिसीव करने गए हैं, वो एक फॉर्च्यूनर पे गए हैं रिसीव करने, जो एक छोटी गाड़ी समझी जाती जी जी। है। और नॉट टू अब ऑब्वियस। वो टोयोटा की आई थिंक। तो बेसिकली मोदी ने यूरोप को एग्जांपल दिया कि हम तुम्हारी लग्जरीज के बगैर वी कैन एग्जिस्ट। ना बीएमडब्ल्यू होगी, ना जर्मन गाड़ी होगी, ना कोई ब्रिटिश गाड़ी होगी, ना कोई। और फिर आगे भी उसने ये कोशिश की। अब उसके बाद वो इतना बैकफायर हुआ उसके लिए कि आप अगली फुटेज आप देखें कि प्यूटन जब वापस जा रहे हैं और वो जहाज पे खड़े हो रहे हैं, आप वो देखें लिमोजीन में उतरे हैं। और उसमें वो रशियन एम्बेसी ने वहाँ पे डेज़िग्नेट की हुई थी, वो लेके गई। तो प्यूटन ने दिखा दिया कि मैंने तुम्हारी फॉर्च्यूनर पे नहीं जाना, मैंने अपनी लिमो पे ही जाना है। हाँ। और वो उस पे गए और यानी उन्होंने एक स्लैप दिया उनको। एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, मैं आपको बड़ी अजीब-सी बात है अगर मैं आपको बताऊँ और नाज़रीन को बताऊँ। देखिए, प्यूटन के साथ सिक्योरिटी की स्पेशल टीम आई हुई थी। उस टीम ने क्या किया है कि प्यूटन की जितनी वेस्ट है, अब जितनी बारी भी वो टॉयलेट गया, वो सारी उसके जो सैंपल्स हैं यूरिन के, और उन्होंने उसको कलेक्ट किया एंड दे वर ओह। टेकन बैक टू रशिया बाय एयर। अब उनसे जब पूछा गया कि भाई ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो, कभी ऐसा भी हुआ है? आई मीन अगर कोई टॉयलेट यूज कर रहा है तो तुम उसको कलेक्ट कर रहे हो। और उन्होंने कहा नहीं, अपना वो बात यह है कि इंडिया कैन सेल दिस टू एनीवन, बेसिकली उनके सिक्योरिटी वालों का कहना है। और वो फिर डीएनए टेस्ट हो सकता है कि प्यूटन को कौन-कौन सी बीमारी है, क्या है। और वो जो एक वेस्ट जो पूरा शुरू हो जाता है कि इसके इतने साल रह गए हैं ज़िंदा रहने के, नहीं रहने के, इसको तो हिडन कैंसर है, तो इसको ये है। हमें हमें क्या पता? ही लुक्स वेरी फिट ऑन द फेस ऑफ इट, बट कुछ ना कुछ तो होगा व्हिच दे डिड नॉट वांट इंडियंस सेलिंग आउट। सो आप ये देखें कि उनका जो ट्रस्ट लेवल है इंडिया के ऊपर, वो इतना हो गया। फिर इंडिया बार-बार उनको कहता रहा S-400 का और उसका, तो प्यूटन उसको कहता रहा कि हम तेल देंगे तुम्हें, तेल सप्लाई ओह। करेंगे। अब मोदी के लिए प्रॉब्लम था कि काटो तो लहू नहीं। एक तरफ अमेरिका उसके पास सैंक्शंस लगा रहा है या टैरिफ वॉर में डाल रहा है और कह रहा है कि रशिया को ऑयल मत लो, उसका ट्रेड रुक रहा है, उसकी एक्सपोर्ट्स रुक रही हैं। और दूसरी तरफ प्यूटन कह रहा है तेल लो, और वो हर चीज़ को लिंक कर रहा था तेल के साथ। तो पूरे दौरे में मोदी के और प्यूटन के सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। वो है एक पावर प्लांट का, जो प्यूटन ने एग्री किया है कि हम एक पावर प्लांट जो है वो इंडिया में लगाते हैं। ठीक। उसके अलावा यहाँ तक हो गया कि फॉरेन मिनिस्टर्स की आपस में डिस्कशन में जयशंकर मेनन ने अपने रशियन काउंटर पार्ट से उन्होंने कहा कि हमारे जो S-400 डैमेज हुए हैं, तबाह किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने, इनको रिपेयर कर दो। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते ये रिपेयर। फिर उन्होंने S-500 मांगे, उन्होंने वो भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये S-400 की बैटरीज रिप्लेस कर दो,
उन्होंने वो भी इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमें सुई-57 जहाज़ दे दो। अभी तक तो उन्होंने कोई इकरार नहीं किया उस पे। वो कहते हैं जाओ ज़रा पहले तुम F-35 से फ्लर्ट कर लो, उसके बाद सुई-57 पे आना। और उनको ये डर है कि ये इंटीग्रेशन तो होनी नहीं है इनसे, और जब इंटीग्रेशन नहीं होनी है, तो फिर वो भी गिरवाएँगे, ठीक है ना? बिल्कुल, अब बिल्कुल, इंटीग्रेशन नहीं के इंडिया का जो आप समझे क्लोज़ेस्ट एलाय है अदर देन रशिया, वो है इज़राइल। और इज़राइल के तैयार करदा एवियोनिक्स वगैरह जो हैं, वो तेजास एयरक्राफ्ट में भी लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं। तो अगर राइट, इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो उनको अपनी सोर्स कोड भी देंगे। अगर इंडिया को सुई-57 देते हैं और उनको उन्होंने उस तरह से उड़ाना है या एस-500 को अगर दीगर सिस्टम के साथ उन्होंने करना है। उस सोर्स कोड देने का मतलब है कि इज़राइल के पास पूरी रशियन टेक्नोलॉजी आ गई, कि ये रशिया का सबसे एडवांस जहाज़ है, और इज़राइल के पास आने का मतलब है अमेरिका के पास आ गई, कि ये रशिया का सबसे एडवांस जहाज़ है और ये इसके अंदर लगा हुआ है, ये है, ये है, ये है, ये है, अब इसका तोड़ निकाल देते हैं। तो रशिया का पूरा, यानी उनका उनका मकसद जो है सिर्फ 100 जहाज़ बेचना नहीं है, उनका मकसद अपनी टेक्नोलॉजी का सेफगार्ड भी है और उसको राइट, भी पॉइंट। सेफगार्ड करना। तो इस वजह से वो नहीं हो सका। जो मोदी ने बड़ी कोशिश की और बड़े रामलीला सुनाई और लारा-लप्पा ये वो व्हाटएवर। अमेरिका ने भी एक काम किया। अमेरिका ने तेल के ऊपर कहा है कि तेल ना खरीदो। अमेरिका ने ये नहीं कहा उनसे डिफेंस वेपन ना लो। राइट, और उन्होंने कहा आने दो, डिफेंस वेपन आएगा तो फिर हमारे पास ही आना पड़ेगा। इज़राइल को पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि रशिया क्या कर रहा है, किस लेवल का है। तो रशिया अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोज़ नहीं कराना चाह रहा। और उसके बगैर इंडिया जो है अगेन इट्स अ सिटिंग डक इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। तो अब आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। बताइए। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जो किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में इस वक़्त, आप ब्रेक करने कि लगे हैं कल फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडियन एयर फ़ोर्स ने एक और जी, कल इंडियन एयर फ़ोर्स ने दोबारा एक नॉटम इश्यू किया और वो है 10 तारीख का, 2 दिन का। और इस बारी वो सारी वॉर एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो एयर बेस कर रहे हैं, मैरीटाइम एयर बेस्ड। और वो जो कराची के बहुत करीब 200 नॉटिकल माइल के ऊपर जो है उस एरिया पे वो कर रहे हैं आके। और यानी सर क्रीक और ईस्ट ऑफ कराची जो है, उसको वो लोग जो है वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो बज़ाहिर उसका तुक नहीं बनता, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ये मरीन एक्सरसाइज़ेज़ करने के लिए दे डोंट हैव टू बी ओवर वाटर, लेकिन दे आर डूइंग इट फॉर अ स्पेशल रीज़न ओवर देयर। तो अब क्योंकि जनवरी या फरवरी में आपको पता है दिल्ली के भी इलेक्शन आने हैं, तो उससे पहले मोदी को दोबारा कोई ड्रामा करना है, क्योंकि ये ड्रामा हमेशा उसको सीटें जिता देता है, हमेशा उसको राइट, इलेक्शन जिता देता है। तो आने वाले दिनों में किसी भी नए ड्रामे के लिए आप तैयार रहें। बस ये आपको बताना सब था। तैयार रहे, पाकिस्तान तैयार रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ये जो डील्स नहीं हुई और ये जो सिर्फ एक पावर प्लांट का माहिदा है जिस तरह आपने बताया, आपको क्या लगता है कि पोज़ीशन डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो है इंडिया की वीक होगी अब पूरे देखें कितने कल आपको बताऊँ, कल हमने बागी टीवी के ऊपर कुछ वीडियोज़ दी थी कि एक इंडिया का टॉप ऑफ द लाइन हेलीकॉप्टर जो है वो फँस गया है मिट्टी में, और इस बार उसको धक्के दे-दे के निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनसे नहीं निकल रहा। यानी जिस फ़ौज के और जिस एयर फ़ोर्स के पास ये टेक्नोलॉज़ी है कि हेलीकॉप्टर रिकवरी के लिए वो धक्के देंगे उसको, फिर उसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसका आप काबिलियत का अंदाज़ा लगा लें। अंदाज़ा लगा लें। फिर आपने अभी ठीक। देखा होगा 3-4 दिन पहले आपको खबर आई होगी कि 2 टैंक्स उनके रिवर में ड्राउन कर गए और वो उनको रिकवर नहीं कर सके। तो मैं आपको पाकिस्तान आर्मर्ड कोर का आपको बताऊँ, क्योंकि आर्मर्ड कोर है जो टैंकों से डील करती है। आर्मर्ड कोर का जो स्कूल है ना बेसिक कोर्स वगैरह का या टीओ कोर्स का, वो नौशहरा में है और नौशहरा में बिल्कुल रिवर काबुल के बैंक के ऊपर है। तो कभी आप वहां पे जाएंगी ना गर्मियों में, अगर आप गुजर रही हो तो आप देखेंगी जो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज होती है ना, जो पाकिस्तान आर्मर्ड कोर करती है, वो है टैंक रिकवरी का। और ये क्या करते हैं, काबुल रिवर बड़ा खौफनाक रिवर है। इसलिए नहीं कि वो बड़ा है या तेज है, इसलिए कि उसमें मल्टीपल करंट्स है।
उसमें एक डायरेक्शन का करंट नहीं है। अगर एक वक़्त में करंट इधर जा रहा है, तो करंट नीचे भी जा रहा है और वो साइडवेज़ भी जा रहा है, उसमें मल्टीपल करंट्स हैं। तो वहाँ पे नॉर्मल तैरने वाला जो है, रिवर में तैरने वाला, वो ड्राउन कर जाता है। इट टेक्स अ वेरी एक्सेप्शनल सॉर्ट ऑफ अ स्विमर टू स्विम इन दैट। एक तो स्विमिंग का खैर क्या होना, खैर। और वहाँ पे आप देखेंगे हर दफ़ा ये स्कूल ऑफ आर्मर वाले जो हैं, वहाँ पे जो कोर्स कर रहे होते हैं नौजवान हमारे, वो टैंक्स रिकवर करते हैं। और रिवर काबुल के अंदर गिरा के, जो इतना औखा रिवर है, इनसे तो जो 4 फुट गहरा पानी था ना, 5 फुट गहरा पानी, उससे टैंक नहीं रिकवर हुआ। तो ये आपको ऑन द होल, अच्छा, मैं उनकी कभी किसी की फ़ोर्स को मैं अनप्रोफ़ेशनल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की फ़ोर्स को देख के हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ सुपीरियॉरिटी ऑफ ट्रेनिंग। और ट्रू, पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है, चाहे एयरफ़ोर्स की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे आर्मी की हो, वो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल। तभी अपने से 11 गुना बड़े दुश्मन को हमने रोक के रखा हुआ है, वरना वो कल आ जाए। वो को वेट करेगा, दुरुस्त, वो तो भूखा है, दुरुस्त। भेड़िया है। तो ये, अब ये इनसाइड न्यूज़ है जो मैंने आपको दे दी है। ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स होगा इसका चारों तरफ। लेकिन सर अगेन भारत की बात करना चाहूँगी। आपने उनकी तैयारी की बात की जो कि वो कॉप अप नहीं कर सके और इनफॉर्मल तरीके से कुछ ट्रेनिंग के बगैर जो भी उनका मुज़ाहिरा था और जिस तरह से भी वो इसको मैनेज करते वो क्वाइट अनप्रोफेशनल था। वीक बज़ाहिर शो कराता है इंडिया को ओवरऑल। लेकिन ये जो फ्लाइट ऑपरेशंस मफलूज हो चुके हैं, जिनकी वजह से लाखों लोग इसमें रुल रहे हैं और ये जो सारा एक इश्यू चल रहा है, पिछले 6 महीने से ही कोई ना कोई हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई केस जुड़ा हुआ है ये फ्लाइट ये ऑपरेशन जो से ये जो रिलेटेड। करंट करंट लॉस है ना, ये लॉस बेसिकली एक एयरलाइन की वजह से है, इंडिगो। इंडिगो जो है ना, उनका क्लेम है कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है और इंडिगो के पास तकरीबन 470 जहाज़ हैं। अच्छा, इंडिगो में क्या हुआ है कि इंडिगो जो है ना, उसने हमेशा से एक स्लोगन ये दिया है कि अराइवल बिफोर टाइम। तो वो आपके टिकट पे क्या करते हैं, अगर आपने लाहौर टू कराची आप जा रहे हैं और 1 घंटा 40 मिनट का ट्रैवल है ना, तो वैसे ही 2 घंटे 10 मिनट लिखेंगे। और फिर आपको 1 घंटा 45 मिनट पहुँचा के कहेंगे, देखो हमने वादा पूरा किया, हम बिफोर टाइम हमने तुम्हें पहुँचा दिया। तो इंडिगो का ये स्लोगन था। अब वहाँ पे इंडिया में जब एयर इंडिया के इश्यूज़ हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा, और मेंटेनेंस वगैरह के उस पे काफ़ी उन्होंने जब इंक्वायरियाँ की हैं, डीजीसीए ने उनकी, तो वो उन्होंने, लोग फट गए। उन्होंने अपनी ड्यूटी आवर्स और अपने लॉन्ग आवर्स और उन सबको कहा, ऐसे भी वाक़यात हुए इंडिया में कि पायलट प्लेन उड़ाते हुए सो गए। एक होता है कि बिल्कुल, पायलट रेस्ट करता है प्लेन, व्हिच इज़ नॉट, आई मीन दे आर अलाउड, कि पायलट नैप ले सकता है, अपनी सीट में ही ले सकता है, पिछली सीट पे ले सकता है, वो अपना रेस्ट कर सकता है आधा घंटा 15 मिनट, और को पायलट वगैरह दे नो कि ये इस वक़्त रेस्ट हो रहा है। एक है कि दोनों थकावट से सो गए, एंड दैट इज़ पुटिंग एवरीबॉडीज़ लाइफ इन डेंजर, और ये बहुत वाक़यात हुए। तो उनके डीजीसीए जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि रिड्यूस नंबर ऑफ आवर्स, कि अगर तुम 14 घंटे या 16 घंटे पायलट उड़ाते हैं, तो 12 घंटे से ज़्यादा पायलट नहीं उड़ाएँगे। और उन्होंने उनको एक टाइम पीरियड दिया कि इस टाइम तक ये अपना इसको करेक्ट कर लो और रोस्टर्स को चेंज कर लो। अब उसका मतलब ये था कि हर एयरलाइन जितनी वहाँ पे इंडिया में ऑपरेट करनी थी, उन्होंने पायलट्स भी और केबिन क्रू भी, इन्होंने एक्स्ट्रा हायर किया और उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया, ताकि 2 महीने के बाद जब वो डेडलाइन आती है, तो वो दे जी, कैन कोप अप विद दैट प्रेशर कि 12 घंटे की अब शिफ्ट होगी, अब 14-15 घंटे की नहीं है, 16 घंटे भी उड़ा रहे थे। जी, इंडिगो ने नहीं किया। इंडिगो ने समझा हम कुमेरियाँ घुमाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। अच्छा, पिछले महीने नवंबर में उनकी टोटल कोई 800 या 900 फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हुई हैं या कैंसल हुई हैं। ओह! तो पिछले महीने भी उनको बड़ी गालियाँ पड़ी थी। इस दफ़ा अब 1 दिन के अंदर उनकी 1200 फ्लाइटें कैंसल हुई हैं। एक तो उनका पीछे से ऑसम, बैकलॉग चल रहा था, पायलट्स वाला इश्यू, क्योंकि पायलट्स वर रिफ्यूजिंग कि हमने 12 घंटे ज़्यादा नहीं उड़ाना, और केबिन क्रू भी कह रहा था हमने नहीं जाना। उन्होंने एडिशनल हायरिंग की भी नहीं थी और वो उसी पे वो तुकों में पकौड़े तलने की कोशिश कर रहे थे। ऑन टॉप ऑफ दैट एयरबस 320 का मसला हुआ वर्ल्ड वाइड।
जिसमें उन्होंने 6000 एयरबस जो थे उनको ग्राउंड कर दिया। 1 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि इसके कंप्यूटर ग्लिच आ गया। वो बाकायदा आप ये समझिए, मैं मज़ाक की बात नहीं, सीरियस, के जहाज़ को हीट स्ट्रोक हो गई है कि सोलर उससे उसका जो है ना कंप्यूटर वो अफ़ेक्ट हो गया है सोलर रेज़ वग़ैरह से। तो अब उन्होंने कहा कि इसका ग्लिच दूर करने के लिए हमें सबको ग्राउंड करना ताकि वो क्रैश ना हो जाए। एक साउथ अमेरिकन एयरलाइन के साथ हुआ था कि उनका क्रैश होते-होते बच गया, पायलट्स ने बचा लिया। अब जब वो ग्राउंड हुए हैं, तो पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ A320s हैं वो एकदम से उनको ग्राउंड करना पड़ा टिल द टाइम देयर इज़ अनदर नोटिफ़िकेशन कि जी अब ये अपग्रेड कर दिया हमने इसके एवियोनिक्स को या इसके पार्ट्स को। तो इंडिगो के पास तकरीबन कोई 40% जो इनका फ्लीट है वो एयरबस 320 का है। इनकी जितनी लोकल फ्लाइट्स हैं कि बॉम्बे से गुवाहाटी जाना है, गुवाहाटी से गोवा जाना बिल्कुल। है, गोवा से दिल्ली जाना है, वो सारी एयरबस के ऊपर है। यही है, हाँ जी। एक तो इनका क्रू पूरा नहीं था, ऊपर से इनका 40% फ्लीट ग्राउंड हो गया। अब इनकी फ्लाइटें कैंसल होना शुरू हुई। तो उसके ऊपर क्या हुआ, जो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे वो ये हो रही है कि अ, किसी पैसेंजर को इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। पैसेंजर्स एयरपोर्ट आते थे और वहाँ पे आके उनको पता चलता था वो फ्लाइट तो कैंसल हो गई। फिर किसी को इन्होंने और फिर एयरपोर्ट्स के ऊपर कियोस्क शुरू हो गया। लोगों ने बाकायदा जुलूस निकाले क्योंकि हज़ारों की तादाद में पैसेंजर होता है जब अगर कोई 2-200 फ्लाइट एक जगह में कैंसल हो रही है तो। तो फिर उन्होंने कस्टमर केयर ये कि किसी को पानी नहीं, चाय नहीं, खाना नहीं, ना किसी को इन्फॉर्मेशन ये वो और इनका स्टाफ ही भाग गया वहाँ से। काउंटर्स के ऊपर से मुंबई एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो मेन एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे, इनका स्टाफ ही भाग गया। तो पूरे अच्छा, जब वो भागा, तो लोगों ने अल्टरनेट फ्लाइट्स लें कि अगर आपने बॉम्बे से गुवाहाटी जाना है या आपने कहीं और जाना है, तो आप कहती हैं अच्छा मैं अब फलाँ-फलाँ एयरलाइन पे जेट ब्लू पे चली जाती हूँ, एयर इंडिया पे चली जाती हूँ, व्हाटएवर। तो वो जो 12,000 का टिकट था, उन एयरलाइन्स ने उसको कर दिया 80,000 का, 90,000 का। उन्होंने कहा इस टाइम पे पैसे कमाओ। इंडिगो की मिज़री है, पैसेंजर्स की मिज़री है, ये अपनी मरते को देंगे। तो हो क्या रहा था कि बॉम्बे से दुबई का टिकट जो है वो 25,000 का है, लेकिन बॉम्बे से गोवा का टिकट जो है वो 90,000 का है। तो ओप्स! डोमेस्टिक रूट में एकदम इस तरह से हाइक अप हो गई। ह्यूज डिफरेंस। एज़ अ कॉन्सेक्वेंस पूरी इंडियन पब्लिक जो है, जो फ्लाइंग पब्लिक है, वो जो करोड़ों में है, लाखों में नहीं, करोड़ों में है, दे वर आई मीन left stranding, and that has created a lot of um, serious problems लॉस। for aviation हाँ। and chaos है एक। अच्छा फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट सिविल एविएशन ने एडमिट किया कि हमारे रेडार सही नहीं चल रहे और उनमें प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से वो जीपीएस स्पूफिंग पहले आ रहा था 2 हफ्ते पहले कि जीपीएस स्पूफिंग हो रही है जी, पायलट्स को गलत सिग्नल्स आ रहे हैं, गलत ये हो रहा है। तो वो कंपाउंड हो गया उसमें। तो एवरीथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग फॉर इंडियन एविएशन इन द लास्ट सिंस May 6th। जो भी हो रहा है कि सिंस May 6th। चाहे कॉम्बैट एविएशन हो, चाहे सिविल एविएशन हो, कमर्शियल एविएशन हो, देयर इज़ सम और वन इश्यू और द अदर हैपनिंग फॉर देम। बस ये अल्लाह ताला की वही। हुँ, चीज़ें हैं जो अल्लाह हमें दिखा रहा होता है, अगर आपको निशानियाँ समझ आ जाएँ तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और वक़्त पर ही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर इर्द-गिर्द के हालात को देख के कर ली जाए तो कामयाबी ही जी, कामयाबी है एनीवेज़। सर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात अब तक हम कह सकते हैं कि देयर स्टिल हैंगिंग इन द एयर। कोई नतीजा नहीं निकला और ऑन द अदर साइड अगर बात करते हैं, फ़लस्तीन की तो जंगबंदी भी नहीं हुई। कुछ वहाँ पे भी मामलात जो है क्लियर नहीं हुए। आपको क्या लगता है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प बतौर यूएस प्रेज़िडेंट अब तक कुछ कर नहीं रहे इस पर या किसी और मुहिदों में बिज़ी हैं या आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ जी, ऑक्यूपाई कर रही है उन्हें या इनका फ़ोकस नहीं है देखिए ये? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की जहाँ पे स्ट्रेंथ्स है ना, वहाँ पे एक शायद आप समझें, एक इज़ाफ़ी स्ट्रेंथ है जो उनकी कमज़ोरी बनी हुई है। और वो ये है कि हमने पिछले टेन्योर में भी देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एज़ अमेरिकन गवर्नमेंट किसी पे हमला नहीं किया। द राइट। क्लोज़ेस्ट ही हैज़ कम टू दैट इज़ वेनेज़ुएला पे।
और वेनेजुएला को उन्होंने ऑप्टिक सारे दिए कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला हूँ, और फिर वो बंदे के पुत्र बन गए। बेसिकली इट वाज़ द ड्रग मेनेस एंड ऑल दैट। तो यानी ड्रग्स की वजह से दे वर विलिंग टू गो टू वॉर ओवर देयर। खैर वो नई नौबत आई। सो जब लोगों को ये पता हो, अफ़गानिस्तान को पता हो या किसी और को पता हो कि यार ट्रंप ने कौन-सा अपनी फ़ौज भेज देनी है या हमारे ऊपर बॉम्बिंग करनी है। सिर्फ़ ईरान के ऊपर उन्होंने किया था, वो जो किया था, और वो एक सीरियस इश्यू था, डिफरेंट था वो न्यूक्लियर का जो था। तो वो जो है तो फिर वो ज़रा चौड़ भी हो जाते हैं। अब देखिए एट द एंड ऑफ द डे फ़र्ज़ करें आपकी और आपकी बहन की, आपकी और आपकी किसी जानने वाले की लड़ाई हुई है और आप लोग मुझे बना लेते हैं, सालिस बना लेते हैं या मैं बन जाता हूँ ज़बरदस्ती। तो उतनी देर तक मैं सालिस हूँ ना जब तक आप लोग मेरी बात मानने को तैयार होंगे। अगर आप मेरी बात के बाद कहेंगे हमने नहीं माननी, ये मेरे मतलब का फ़ैसला नहीं है, तो फिर आपकी लड़ाई रहेगी। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी फ़ौज लेके आ जाए, लोगों के ऊपर एनफ़ोर्स करना शुरू हो जाए, या उसके बाद लोगों को खुद समझ आ जाए कि जंगें जो हैं वो कोई मुस्तकिल हल नहीं है। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया, ये तो कतर और टर्की और सऊदीया सालिस थे इसमें डिफरेंट टाइम पे। लेकिन अब वो हालात ये हैं कि अफ़गानिस्तान ने सीज़ फायर तोड़ दिया और पाकिस्तान ने उनको मुँह-तोड़ जवाब भी दिया। तो ये तो चलेगा अब, और इसके लिए अगले कुछ महीने आप तैयार रहें कि ये होता रहेगा। कोई सूरत-ए-हाल ज़्यादा भी बिगड़ सकती है? कोई खदशा है जी, ऐसा? कि जी, अफ़गानिस्तान जो है इस तरह से बिल्कुल है। बिल्कुल है, और ख़ास तौर पे क्योंकि आपकी केपीके में इतनी फ्रेंडली हुकूमत है कि वो हर चीज़ में हुकूमत से और इदारों से ताउन करती रहती है कि उसके ताउन की वज़ह से शायद ज़्यादा मसाइल हो जाएँ, लेकिन ये है कि देयर आर इश्यूज़ दैट आर ब्रोइंग अप। फ्रेंडली हुकूमत आपने कहा गुड वन। सर केपीके से ही पीटीआई की जो जमात है, उनमें बैरिस्टर गौहर को इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मैंने वो डिसीज़न नहीं फ़ॉलो किया कि किन-किन रीज़न की वजह से है, लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर कानूनी बात तो कर नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन जो भी है वो आइन और इलेक्शन कमीशन के कवानीन हैं, उनको उनको इंटरप्रेट करने में वो उसका कर सकता है। अगर बैरिस्टर गौर को उसमें प्रॉब्लम है, तो उनको तो वकील भी नहीं करना, वो तो खुद वकील हैं, बैरिस्टर हैं। ही कैन गो टू अ कोर्ट एंड जी। फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट इलेक्शन। बट पीटीआई जो है ऑन द होल अब विल बी ऑन द रन, और पीटीआई के काफ़ी लोग जो हैं उनको वो छोड़ना चाहते हैं, ख़ासतौर उनके लीडर्स वग़ैरह जो हैं। पर उनको प्रॉब्लम है, उनको थर्ड ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। जिन ऑप्शंस के खिलाफ वो हैं, जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनमें जाते हुए उनको अपनी मौत नज़र आती है, और उनके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो वो कहते हैं जी हम करें तो क्या करें और क्या ना करें। सो अभी अभी आई थिंक लेट्स वेट, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। सर लेट्स सी लेकिन अगेन बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि आप कुछ प्रेडिक्ट भी कर रहे थे और आपने किसी खदशे का इज़हार किया था कि अगर चीज़ें इसी तरह चलती रही, जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, केओटिक सिचुएशन अगर इस तरह ही फैलती रही, तो और देखें, ये उनके लिए मुश्किलात का सामना उन मुश्किलात का भी क्या सामना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, इवन इट कैन लीड टू फांसी या इस तरह का भी कोई इश्यू हो सकता है, आप क्या कहते हैं? देखिए ना अब क्या राय है आपकी? डीजीआईएसपीआर जो है वो कौन है? ये समझ लें। डीजीआईएसपीआर फौज के नुमाइंदा हैं, जो फौज की तर्जुमानी करते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं कोर कमांडर गुजरांवाला से या कोर कमांडर कराची से या डीजीपी से या किसी और से, डीजीआई से तो मैं बात नहीं कर सकता कि भई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। वो डीजीआईएसपीआर ने ही आके बताना है लोगों को जब भी उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन्स हो। अब जो बेसिकली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने अपनी तरफ से एक चार्जशीट लगा के दे दी है, और इमरान खान के ऊपर, और बड़ी सीरियस चार्जशीट है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये चार्जशीट जो है वो कहीं आर्टिकल 6 की इम्प्लीमेंटेशन में तो नहीं ट्रांसलेट कर जाती। नाउ द होल क्वेश्चन इज़ कि आपका जब एक्सीडेंट होता है ना सड़क पे, तो पहले आप इंश्योर करते हैं कि यार कोई और ज़ख्मी तो नहीं है, पहले अगर किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की। फिर आप डैमेज कंट्रोल करते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा इसका ऐसा करते हैं कि
मैं ये करा देता हूँ, ठीक, मैं ये कर देता हूँ, तुम्हारी गाड़ी ठीक करा देता हूँ, तुम्हारी मोटरसाइकिल का काम करा देता हूँ। पुलिस में नहीं जाते ये वो, या वो ये कहता है मैं गरीब आदमी हूँ, व्हाटएवर। आप बार्गेन करते हैं, ठीक है? सोशल बार्गेन होती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उनकी डेप्थ देखने के लिए देखना होता है उनकी सोशल बार्गेनिंग स्ट्रेंथ कितनी है। और 2 दफ़ा नवाज़ शरीफ अंदर गए, आसिफ अली ज़रदारी अंदर रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अंदर रहीं। ये लोग बार्गेन कर के या दे गॉट वेज़ आउट एंड दे फाउंड अ वेज़ आउट एंड दे गॉट आउट एंड टुडे दे आर अगेन इन पावर। यही पॉलिटिक्स होती है, इट इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। अब मुझे नहीं पता कि बानी पीटीआई बार्गेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कोई सॉल्यूशन चाहते हैं या नहीं चाहते। उनकी पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि चाहे वो उनकी बहनें हों, वो धड़ाधड़ सियासी बयानात दे रही हैं, रोज़ सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, वो इंडियन चैनल पे जाके बातें कर रही हैं, या उनकी लीडरशिप हो कि दोबारा से वो गालम-गलोच पे उतरे हुए हैं और ट्रोलिंग कर रहे हैं और घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं। आप ये नोट करिएगा कि पीटीआई की मेन लीडरशिप चुप है। लेकिन जो ये थर्ड टियर है ना अपना को लौंडे-लपाटे, वो ज़रूर फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? इमरान के लिए डील कौन करेगा? अगर डील नहीं को करेगा तो फिर उसको रिस्पाइट कैसे मिलेगी? और रिस्पाइट नहीं मिलेगी तो फिर उसका एक नेचुरल कॉन्सेक्वेंस क्या हो सकता है इन सारे केसेस का? आर्टिकल 6 लगने का, गद्दारी का, 9 मई में तोड़-फोड़ का, जलाओ-घिराओ का, आई मीन वेयर विल इट लीड? इट विल ओनली लीड टू वन प्लेस एंड दैट इज़ द गैलोज़। और ये अगर पीटीआई के सपोर्टर्स को ये बात समझ नहीं आती है, तो फिर मैं क्या समझा सकता हूँ? फिर आप क्या समझा सकती हैं उनको? बट यू नो राइट नाउ व्हाट इफ आई वाज़ पीटीआई, मैं तो फौरी तौर पे ये करूँगा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों से राब्ता करूँगा, मौलाना फज़ल रहमान से करूँगा, एमक्यूएम से करूँगा, एएनपी से करूँगा और इनको कहूँगा कि जनाब हमें हमें बचाएँ, हम विक्टिमाइज़ हो रहे हैं व्हाटएवर। फिर सारे वो जाके पहले आपको मुझे बताएँगे कि यार तुमने तब ये कहा था, तब ये कहा था, तब हमारे साथ ये ज़्यादती की और ये वो। ये तो होता ही है ना, नेचुरल है। उसके बाद वो कहेंगे अच्छा अब तुम आ गए हो, तो करते हैं तुम्हारा। और फिर वो सारे मिलकर एक प्रेशर डालें, प्रेशर बिल्ड अप करें तो कोई रिस्पाइट हो सकती है। लेकिन ना आपने मिलना है, ना आपने हाथ मिलाना है, ना आपने अगले को इज़्ज़त देनी है और आप कहते हैं तुम मेरी इज़्ज़त करो, मैं तुम्हें जितना मर्ज़ी बेइज़्ज़त करूँ। तो दैट इज़ नॉट हैपनिंग बुशरा ज़फ़र खान। ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। सर इसी से रिलेटेड जानना चाहूँगी नोटिफ़िकेशन भी जारी हो गया, वफ़ाकी काबीना से मंज़ूर होकर उसकी समरी अवान सदर गई, सिग्नेचर्स के लिए फाइनली एग्ज़ीक्यूशन हो गई है। सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती मिस्टर आसिम मुनीर और उसके साथ-साथ 2 इयर्स एक्सटेंशन मार्च 2026 से ऑनवर्ड्स जो स्टार्ट होगी टू मिस्टर ज़हीर बाबर सिद्धू। क्या कहना चाहेंगे? किन देखिए गैर बाद में सियासी और सियासी हलकों को इश्यूज़ था, ये भी बताइएगा? नहीं, मुझे 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 कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि पाकिस्तान का दिफ़ा हमने नाक़ाबिल तस्ख़ीर करना है और इस वक़्त जो-जो लोग हैं, जो हमारे दिफ़ा के लिए और ख़ास तौर जब तक मोदी है अगले 1-2 साल, तब तक उसके अज़ाइम को निपटने के लिए हमें जो-जो अपनी फ़ोर्सेस में रेडीनेस, अलर्ट और कंटिन्यूटी रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है, तो हमें वी हैव टू गो फॉर दैट। ना मैं आसिम मुनीर को जानता हूँ, ना ज़हीरुद्दीन बाबर साहब मेरे रिश्तेदार हैं, ना हमारी कोई दोस्ती है, ना हम कभी कॉफ़ी पिए अपने साथ। लेकिन एक एक ये अंडरस्टैंडिंग तो है ना कि आई नो कि हाउ इम्पोर्टेंट ही इज़ फॉर पाकिस्तान एयर फोर्स राइट नाउ। हाउ इम्पोर्टेंट Asim Munir is for Pakistan Armed Forces. How important are the naval command set right now? I mean, ये फिर अब रॉकेट फोर्स बन रही है और आने वाले दिनों में आपको मैं बताता हूँ कि आपको एक और फोर्स डेवलप करनी है और जिसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा, वो है स्पेस फोर्स। क्योंकि अब ये जंग स्पेस से भी होनी है। इसमें सैटेलाइट्स भी और ये सब कुछ यूज़ होना है। इंटीग्रेशन जो है उस लेवल की राइट। होनी है। तो ये कंटिन्यूटी आपको अगले 2, 3, 4 साल के लिए चाहिए जिसमें आप ये ट्रांज़िशंस कर सकें। एक दफ़ा सेटल हो जाए, इनिशिएट हो जाए, फिर बेशक आप आपको बना दें, किसी और को बना दें, तो देन थिंग्स आर ऑन द रोल एंड दे आर मूविंग एंड इट डज़न्ट मेक अ डिफरेंस। और सर अगर बात करते हैं मिस्टर मोहसिन नकवी की बतौर इंटीरियम मिनिस्टर, उनकी मुलाकात हुई ब्रिटिश हाई कमिश्नर से, अब तो वो लंदन है। एक तो पीएसएल ओपनिंग सेरेमनी है लॉर्ड्स में, उसके साथ-साथ उनकी अहम मुलाकातें हो रही है।
एक्स्ट्राडिशन के हवाले से मिस्टर शहजाद अकबर और मिस्टर आदिल राजा, क्या कहना चाहेंगे कि ब्रिटिश हमारे साथ ताउन करेगा या हमें क्या रिकमेंडेशंस जो है वो टेबल पर पहले पेश करनी होगी, हम पूरा उतरेंगे वैलिड रीज़न्स के साथ? देखिए, अब ब्रिटेन में ना एक तो मैंने मोहसिन नकवी के साथ काम किया हुआ है, तो मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह। मैं चैनल 24 पे उनके साथ कर चुका हूँ काम। तो मोहसिन नकवी जो है ना, वो बड़े पक्की पैरें पढ़ते हैं। वो कच्ची-मिट्टी पे पैर नहीं रखते। मोहसिन नकवी जो है ना, वो जब भी कोई बात करते हैं या पब्लिकली जब कोई उनका स्टांस होता है, तो फिर वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और यानी वो इफ उनकी आदत है, वो प्लान बी, प्लान सी ये सारी चीज़ें कैटर करके ना मोहसिन नकवी साहब आते हैं। तब जब उन्होंने आके ये स्टेटमेंट दी है ना, तो आई एम श्योर कि उनके पास कुछ ऐसा ज़रूर है कि जिसको वो शो नहीं कर रहे और दिस इज़ अ सरप्राइज़ फॉर आदिल राजा एंड शहज़ाद अकबर। कल मैंने शहज़ाद अकबर का एक वीलॉग सुना था जिसमें वो हँसी-मज़ाक कर रहे थे। बट शहज़ाद अकबर डज़न्ट रियलाइज़ वन थिंग कि ये वो वाला बर्तानिया नहीं है जो आज से 5 साल पहले वाला था, टोरीज़ के हाथ में या जिसमें एक्स्ट्राडिशन नहीं होती थी, में प्रॉब्लम्स नहीं थे और जिसमें आप जाके सेफ हेवन था आपके लिए। ये बर्तानिया जो है लेबर पार्टी के अंडर ये तो हर किस्म के गैर कानूनी लोगों को निकालने के चक्कर में है क्योंकि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने खुश रखना है। तो ये कोई ऐसे भी नहीं है कि ये विजय माल्या भी नहीं है कि $5 बिलियन रखा है उन्होंने बर्तानिया में तो बर्तानिया उस वजह से इनको बचा रहा है। या वो वाला अल्ताफ हुसैन भी नहीं है कि चलो उनका अपना बगल बच्चा था और उसके पास 1-2 बिलियन पाउंड था और उनको वो मनी लॉन्ड्रिंग से फ़ायदा हो रहा था ब्रिटिश इकॉनमी को, अब वो भी नहीं है। सो आज के दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होगी इस तरह की चीज़ों के ऊपर बनिस्बत आज से 2 साल पहले जो उसने देना था। सो मैंने कहा मैं मोहसिन नकवी को जानता हूँ, वो पक्के पैर ही पड़ते हैं कहीं पे, वो कच्चे पैर ही नहीं पड़ते। उन्होंने ये तो ब्रिटिश हाई कमीशन को जो मिले या ये तो बाद में मिले हैं ना। मुझे यकीन है कि इससे पहले भी वो मिल चुके हैं या उनकी किसी से बात हो चुकी है, तब उन्होंने ये बात की है। ठीक। तो सर ये जो कहा जाता है कि प्रोसेस जो है वो 1-2 साल लग जाते हैं और इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस 5 साल लग इसमें जाए, देखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 5 साल लग जाए। ठीक, लेकिन हो वो ठीक, उसमें फ़र्क ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ शोन अ रिज़ॉल्व to sort out these miscreant factors, and that is important. ठीक। सर मिस्टर नासिर अदीब की बात करूँगी। यूजुअली जब वो मीडिया से बात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इट एड्स आइदर फ्यूल टू फायर और एक्ट्स लाइक मे बी अनरीज़नेबल। तो उन्होंने इस बार कोई बात की है मिस्टर धर्मेंद्र और उनकी मिसेज़ मिस हेमा मालिनी के हवाले से जिस पर शादी के हवाले से कुछ अनरीज़नेबल हो सकता है या क्या भी जो भी वाक़या था, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी देखिए नज़र से गुज़रा, आपकी क्या मैं राय है? मुझे नहीं पता कि नाज़िर अदीब साहब की सोर्स क्या है, क्योंकि उन्होंने जो बात बताई वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, हो सकता है जिसने उनको बताया हो उसने गलत कह के बताया हो। मैं इसका गवाह इस तरह से हूँ कि 2004 में या 5 में 2004 या 5 में पाकिस्तान के एक डेलीगेशन गया फ़िल्म इंडस्ट्री का और मैं भी उसमें था, जिसको हेड कर रहे थे उस वक़्त मियाँ अमजद फरज़ान और जो सर्कस लकी रानी के मालिक भी हैं और उसमें बहुत लोग थे। उसमें कोई 35 के करीब लोग थे, जिनमें से कुछ लोग तो फ़ौत भी हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ज़िंदा हैं। फ़िल्म स्टार शान थे, सज्जाद गुल थे, चौधरी कामरान थे, चौधरी ज़ुल्फ़िकार माना थे, शौकत ज़मान थे। आई मीन मैं था, संगीता बेगम थी ठीक है ना? तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा पूरा एक उसमें वक़्त था। जी। और आपकी मुलाकात हुई मिस्टर धर्मेंद्र से? काफ़ी लोगों से हुई तो धर्म जी ने क्या किया, उन्होंने हमें से को 10-12 लोगों को अपने घर इनवाइट किया। तो घर हम जब उनके गए, तो वहाँ पे ना मैं आपको एग्ज़ैक्ट बताता हूँ, जुहू के ऊपर उनका घर था और वहाँ बाहर बड़ी मर्सिडीज़ें वग़ैरह खड़ी हुई थी, कोई 4-5। तो सनी देओल ने हमें रिसीव किया और सनी देओल अंदर लेके गया तो धर्म जी अंदर थे और हम सारे जब वहाँ बैठे तो शान की और सनी देओल की गुफ्तगू शुरू हो गई। शान ने उसको कहा मैं भी मर्सिडीज़ लवर हूँ।
एंड मेरे पास भी कलेक्शन है, तो आपके पास भी है, तो अब वो दोनों मर्सिडीज़ मर्सिडीज़ खेलना शुरू हो गए। तो हम सारे लोग अब धर्मेंद्र जी से बात कर रहे थे। तो धर्म जो थे ना, वो बड़े जट किस्म के आदमी और पंजाबी आदमी, वो टोटल हमसे पंजाबी में बात कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे। तो उनसे मेरा ख़्याल है सजाद गुल साहब ने पूछा था या मियां अमजद फरजंद ने पूछा, मुझे अब ये याद नहीं किसने, लेकिन वन ऑफ देम आस्क्ड कि धर्म जी फिर तुसी ड्रीम गर्ल नाल कदों विआह किता या किस तरह? तो हेमा मालिनी इवन टुडे इज़ कॉल्ड द ड्रीम गर्ल इन बॉलीवुड। ट्रू। उनकी फ़िल्म थी ड्रीम गर्ल उस वजह से। तो धर्मेंद्र ने कहा कि जब शोले पे मैंने उनको देखा था ना, तो मैं आई वाज़ टोटली इन लव विद हर एंड आई वांटेड टू राइट। और मुझे ना आई वाज़ ट्राइंग टू फाइंड वेज़ एंड मीन्स टू बी क्लोज़ टू हर एंड टू इम्प्रेस हर। या। तो अब उस ज़माने में मेरा ख़्याल है कोई बड़ा कम रकम होती थी, कोई लाइटमैन की, फ़ोकस पुलर की या कैमरामैन की। तो धर्मेंद्र ने एक एक सीन था जिसमें धर्म के कैरेक्टर ने बसंती को हग करना था जाके, ज़ोर से। तो इन्होंने वो फ़ोकस पुलर को कहा या पता नहीं कैमरामैन को, फ़ोकस पुलर जो भी था, उसको कहा कि मैं तुझे हर टेक के ₹100 दूँगा, तू अगर गलत करा दे टेकें बार-बार। तो कहते हैं उसने उस शॉट की 17 रीटेक्स करवाई, तो मैंने उसको 2000 दिया और मैं हर दफ़ा जब कहता था ना कि गले मिलता था तो मैं कहता था बसंती ये टेक तो गलत होगी, असल टेक है जब तुम मेरे से शादी करेगी। अच्छा हेमा मालिनी ने इन प्राइवेट इंटरव्यूज़ यानी जो पब्लिक इंटरव्यूज़ उन्होंने कई दफ़ा ये बात की कि मुझे पहले दिन से जब मैंने देखा, तो मुझे ये पसंद थे एंड आई आई ही वाज़ मैरिड तो मैं ये नहीं सोचा था कि आई वुड मैरी हिम, बट मैंने कहा कि अगर मैंने किसी से शादी करनी है तो वो बिल्कुल इस टाइप का बंदा होना चाहिए। यू नो समबडी लाइक हिम एंड गुड लुकिंग एंड व्हाटएवर एंड सक्सेसफुल। तो जब धर्मेंद्र प्रपोज़ टू हर शी सेड कि हम तो हिंदू हैं, तो हम हमारा ब्याह होगा कैसे और ये मानेगा कौन? तो दैट इज़ व्हेन दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट टू इस्लाम और उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम हुए ताकि के मुस्लिम लॉ के तहत वो एक से ज़्यादा बीवियाँ रख सकते हैं और वो भी हिंदू से नहीं कर सकते अंडर द मुस्लिम लॉ तो वो उसको भी मुसलमान होना था। सो ये सारा कुछ हो गया। तो जिस ज़माने की बात आप कर रहे हैं ना नासिर साहब, उसमें अमिताभ जो थे ना, वो अमिताभ बच्चन नहीं थे। वो एक आप समझें कि अपकमिंग आर्टिस्ट थे और उनकी ज़्यादा गुड्डी चढ़ी थी उस वक़्त राजेश खन्ना के साथ फ़िल्में कर के। यू नो वहाँ पे राजेश खन्ना वाज़ द मेन स्टार आई मीन तो धर्मेंद्र वाज़ मच ओल्डर इन द ब्रैकेट और वो यानी ये हो ही नहीं सकता कि उनके लिए कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात हो। ना अमिताभ जी करेंगे ऐसी। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जो उन्होंने पूरा वाक़या एक कोट किया हुआ है होटल का। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सेम्बलेंस टू इट। बट जो असल वाक़या है, जो रोमांस का धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का, वो उन्होंने हमें खुद बताया हुआ है, वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस ये वाक़या शेयर किया और ये हकीकत जो है नाज़रीन तक पहुँचाना जाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। फिर मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट।